नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी फैजान पर हुई एटीएस की कार्रवाई का फुटेज सामने आया। इस फुटेज के जरिए हम आपको एटीएस के एक्शन की इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि आखिर कैसे संदिग्ध आतंकी फैजान पकड़ा गया। MP एटीएस ने सुबह 3 बजे फैजान के घर पर दबिश दी थी। पहले बाइक पर एटीएस का जवान फैजान के घर पहुंचा और फिर बाइक का इंडिकेटर देकर पीछे आ रही फोर्स को सिग्नल दिया। 4 कार में सवार एटीएस सिविल ड्रेस में फैजान के घर के सामने पहुंचे। आतंकी फैजान के पास हथियार होने की आशंका थी, लिहाजा कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म में पुलिस जवान बंदूकों के साथ भी मौजूद थे। एटीएस ने फैजान के घर का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलते ही एटीएस ने कमरे से फैजान को हिरासत में ले लिया। आपको यह भी बता दें कि पिछले साल एनआईए की रेड में हिज़्ब उर तहरीर के आतंकी पकड़े गए थे। एनआईए को उस समय फैजान का भी इनपुट मिला था, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिलने के चलते एनआईए ने फैजान पर कार्रवाई नहीं की थी। एनआईए ने मध्य प्रदेश एटीएस को फैजान पर नजर बनाकर रखने के निर्देश दिए थे। एनआईए से मिले इनपुट के बाद पिछले कुछ महीनों से एटीएस लगातार फैजान की गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ और जिहादी पोस्ट के चलते एटीएस ने फैजान को धर दबोचा। फैजान एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की मौत का बदला लेना चाहता था। फैजान से पूछताछ के दौरान और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। गुना जिले के ओकावत चौकी में 40 से 50 लोगों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। बदमाशों ने चौकी के अंदर लगे कैमरे और पुलिस के वाहनों के साथ यहां पर तोड़फोड़ की। 40 से 50 लोगों के सामने पुलिस खुद भी जान बचाती नजर आई। पुलिस के जवान और यहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए बाथरूम में घुस गए। बदमाशों ने बाथरूम का गेट भी तोड़ दिया और 2 आरोपियों को अपने साथ ले गए। बता दें कि मधुसूदनगढ़ इलाके के हरिपुरा गांव में 2 पक्षों के बीच गुमटी रखने को लेकर विवाद हो गया था। ओकावत चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में 2 लोगों को पकड़कर चौकी ले आई। इसके कुछ देर बाद दूसरा पक्ष भी शिकायत करने चौकी जा पहुंचा। पुलिस शिकायत दर्ज कर रही थी और इसी दौरान अचानक करीब 40-50 लोग चौकी के अंदर आ धमके और तोड़फोड़ कर दी। ला रहे थे और जैसे चौकी पर पहुंचे कि पीछे से सामने वाली अपोजिट पार्टी आ गई। लोगों के साथ मारपीट करके 2 लड़के जो साथ में लाए थे वो ले गए। पूरी इस घटना की FIR हमने रात में करा ली। भिंड में हत्या के आरोपियों के मकान को प्रशासन ने धराशायी कर दिया, जबकि एसडीएम अखिलेश कुमार शर्मा का दावा है कि बारिश के जीर्ण शीर्ण मकानों को यहां पर गिराया गया। बता दें कि गोल मार्केट इलाके में सौरभ वाल्मीकि की पीट कर 4 आरोपियों ने हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड से वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश है। समाज ने शव को हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया था और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने और उनके मकान तोड़े जाने की मांग की। पुलिस ने साहिल खान, मुक़द्दस खान, आदिल खान और लड्डू यादव समेत 4 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद पीड़ित परिवार ने चक्का जाम तो खोल दिया, लेकिन आज सफाई कर्मियों ने हत्या के विरोध में हड़ताल की और शहर से कचरा उठाना बंद कर दिया था। इसके बाद नगर पालिका और प्रशासनिक अमले ने आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चला दिया। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुक़द्दर खान फरार है, वहीं 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई नगर पालिका के उसमें निर्देशन में मतलब हो रही है और ये जो जीर्ण मकान होगा बरसात में गिर सकते थे उनको गिराया जा रहा है। उसमें पुलिस प्रशासन मौजूद है, इसके लिए सर ये सुनने में आया है कि आरोपियों का घर है और अब इतना और कुछ मैं आपको नहीं बता सकता। कार्रवाई जारी है, कार्रवाई पूर्ण। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद सोमवार को मोहन कैबिनेट के विस्तार के आसार है। ऐसे में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले विधायक रामनिवास रावत को मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सोमवार को सुबह 9 बजे राजभवन में रामनिवास रावत को शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है और सरकार के जिम्मेदार मंत्री भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि संभावनाएं आप तलाशते रहिए। इधर अटकलें यह भी कि अमरवाड़ा उपचुनाव के मतदान के पहले प्रत्याशी कमलेश शाह को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है और इसके अलावा रामनिवास रावत के मंत्री बनने की अटकलों पर
उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने तंज भरे लहजे में शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश के साथ दगा न करें, जो डील हुई थी वो दिख रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि यह मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, जब भी विस्तार होगा आपको सूचना दी जाएगी। बता दें कि फिलहाल मोहन कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 31 मंत्री हैं और मंत्रिमंडल में अधिकतम 35 सदस्य हो सकते हैं। इस लिहाज से 4 पद अभी भी रिक्त हैं। अब यह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और मुझे लगता है कि अगर विचार किया होगा तो जरूर होगा। सर, आप लोगों को इस बारे में कोई सूचना दी गई? नहीं, कोई सूचना। सर, मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो कल तेज हैं। कल रामनिवास रावत को शामिल किया जा सकता है। दिल्ली से परमिशन ली गई, ये चर्चा चल रही है। जी, आपका काम है अनुमान लगाना, इस पर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मेरी तरफ से रामनिवास रावत जी को बधाई। और ऐसी खबर मुझे भी प्राप्त हुई है कि कल राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, तो जो भी उनकी डील हुई थी ये सब करने से पहले, तो ये चीज़ स्पष्ट हो गई है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिकता से सही समय पर सही निर्णय होते हैं और ऐसा कुछ होगा तो पुनः लिए जाएंगे। राजधानी रायपुर में आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व सीएम भूपेश बघेल एक दूसरे से मुलाकात उन्होंने की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक अनौपचारिक चर्चा हुई। और इस चर्चा को लेकर भूपेश बघेल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अनौपचारिक चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने सीएम साय से कैबिनेट विस्तार को लेकर पूछा। इस बारे में सीएम साय ने कहा कि बहुत जल्दी कैबिनेट का विस्तार देखने को मिलेगा। मैं भी विष्णु जी से एक बोल रहा था कि भाई कम से कम संसदीय कार्य मंत्री बना दो, विधानसभा सत्र चल रहा है, तो बोले विधानसभा पहले बनेगा, ये बोल रहे थे। मेरी बातचीत हुई, अनौपचारिक बातचीत थी कि भाई दूसरे विभाग तो आपके पास रह जाएगा, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो होना चाहिए विधानसभा में, जिसे हम लोग लगातार डायलॉग करते रहे। मध्य प्रदेश में कल कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कब तक होगा? छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। विधानसभा और लोकसभा में मिली हार के बाद प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर सक्रिय होती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस के राज्य सरकार को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। प्रदेश में बिजली के बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस साय सरकार को घेरने की तैयारी की और सोमवार को प्रदेश भर में कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करने जा रही। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि 8 जुलाई को प्रदेश के सभी ब्लॉक में कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 9 जुलाई को रायपुर में जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई और इसी तरह 10 जुलाई को कांग्रेस के सीनियर नेताओं की बैठक का भी आयोजन रायपुर में किया जाएगा। आने वाला कल 8 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में प्रदेश सरकार की नाकामी को लेकर जो लगातार बिजली बिल की बढ़ोतरी और बिजली कटौती को लेकर ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करेगी। एमपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहली बार प्रदेश के 1099 मंडलों के अध्यक्ष शामिल हुए। उनके साथ प्रदेश कार्य समिति सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा सांसद, सभी विधायक, महापौर, जिला अध्यक्ष भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि संकल्प लिया है कि चुनाव में 80% के ऊपर बूथ जीते हैं, बाकी बचे 19% बूथों को आगामी चुनाव में जीतने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नेताओं को अहंकार से दूर रहने और लगातार प्रवास करने की नसीहत दी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मंदबुद्धि के बालक हैं, वह अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं और न हो पाएंगे, न ही सही तरीके से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन पाए हैं। हमने 80% से ऊपर बूथ जीते, जो 19% के करीब बचे, उन्हें आगामी समय में जीतने का संकल्प, और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र के मजबूती के साथ और मैदान में उतरेगी। इस संकल्प के साथ हमारी कार्यसमिति आज पूरी हुई है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि अपने अहंकार को समाप्त करके नर्मदा जी की जो प्रेरणा है, लगातार शाश्वत रूप से यही भाव लेकर इस कार्यकारिणी से जाएं। गांधी जी बालक बुद्धि है, अभी तक परिपक्व नहीं हुए और न अभी तक ढंग से नेता प्रतिपक्ष बने हैं।
एमपी में कांग्रेस की करारी हार के बाद भोपाल में 2 दिनों तक कांग्रेस के पुनर्निर्माण को लेकर मंथन हुआ। पहले दिन की बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं का गुस्सा भी लीडरशिप पर जमकर फूटा। कांग्रेस नेताओं और प्रत्याशियों ने लिखित में यह शिकायत की कि फूल छाप कांग्रेस की वजह से चुनाव हारे हैं। भीतरघातियों पर शिकायत के बावजूद संगठन ने एक्शन नहीं लिया। चुनाव में बड़े नेताओं के दौरे नहीं मिले, संगठन की तरफ से आर्थिक सहयोग तक नहीं मिला। ऐन मौके पर बूथ पदाधिकारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भाग गए। वहीं दूसरे दिन की बैठक में कांग्रेस ने 7 समितियां बनाकर दिग्गजों को जिम्मेदारी सौंपी और इससे साफ है कि कांग्रेस ने पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। अगर कांग्रेस अपनी कोशिशों में कामयाब होती है तो ये तय है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की इन कोशिशों से इत्तेफाक नहीं रखती। विधानसभा के प्रत्याशियों से बैठक हुई और बैठक लगभग 12-13 घंटा चली है और बहुत सारे नए सुझाव, नए आइडियाज आए हैं सामने। हम एक एक्शन प्लान बनाकर उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस एक नए जज्बे के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनकर उभरेगी। जिले से हर विधानसभा के लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं, उन सुझावों के ऊपर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है और जितने हमारे प्रभारी जी हैं, चाहे मध्य प्रदेश के या जितने सीनियर लीडर्स हैं, वो उन सारे सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं। निश्चित ही उसका एक आने वाले समय में आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बीजेपी को उम्मीद थी कि बजट सत्र खत्म होते ही नरसिंह घोटाले की सियासी तपिश महसूस नहीं होगी, लेकिन सदन के बाद अब सड़क पर बवाल शुरू हो गया। यूथ कांग्रेस ने गधे के साथ नरसिंह घोटाले पर मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। न सिर्फ यूथ कांग्रेस बल्कि कमलनाथ सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे विजय लक्ष्मी साधो ने भी IBC 24 से खुलकर बातचीत की और बातचीत में यह दावा किया कि घोटाले की शुरुआत तो कमलनाथ सरकार के आने के पहले ही हो चुकी थी। यानी 2018 के पहले भी बीजेपी सरकार ने फर्जी कॉलेजों को मान्यता दे दी। इसके बाद साल 2020 में फिर सरकार बनने के बाद बीजेपी ने ऐसे कॉलेजों को मान्यता दे दी जो सिर्फ कागजों पर ही संचालित है। दरअसल विजय लक्ष्मी साधो को IBC 24 पर यह बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि बजट सत्र के दौरान बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने यह दावा किया था कि जब कमलनाथ सरकार गिर रही थी तब बतौर मंत्री विजय लक्ष्मी साधो फर्जी कॉलेजों को मान्यता देने वाली फाइलों पर दस्तखत कर रही थी। उधर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपना सियासी एजेंडा नरसिंह घोटाले के जरिए सेट कर रही है। शिक्षा सत्र में भी मुश्किल से 8-9 महीने का कार्यकाल मिला। उस वक्त तो हमने जो इन्हें नियम बनाए थे, ऑनलाइन जो किए थे, हमने कम से कम 125 से 150 की मान्यता रद्द की। कांग्रेस के पास सब बचा नहीं है कुछ, तो अपने हार की खींच को मिटाने, अपने नाकारा नेतृत्व पे पर्दा डालने, उन पर उठ रहे प्रश्न चिन्ह और समीक्षा जो कांग्रेस में चल रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस एक ऐसे विषय को उठा रही है जिस पर बहस हो चुकी, जिस पर कांग्रेस के पास ना कोई तर्क थे ना कोई जवाब थे और कांग्रेस स्वयं बैकफुट पे नजर आई। भोपाल में राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि 13 राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, जनता ने 3 बार विपक्ष में बैठने का आदेश दिया, फिर भी ये सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं, इनका अहंकार तो देखो। सिंधिया ने राहुल गांधी को कहा कि जमीन पर जाकर असलियत पहचाने फिर बयान दे। वहीं पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि हम अयोध्या नहीं हारे हैं, फैजाबाद हारे हैं। अयोध्या नाम से लोकसभा में कोई सीट नहीं है, ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस कांग्रेस पार्टी के 13 राज्यों में खाता ही नहीं खुला है, असहिष्णुता का परिचय दे रहे हैं, सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं, जनता ने इनको 1 बार नहीं 3 बार विपक्ष में बैठने का आदेश दे दिया है। असलियत को पहचाने, जमीन जहां उनकी फिसली है उसका आभास लें और उसके बाद अपना वक्तव्य दें। अयोध्या हम जीते हैं, डंके की चोट पर जीते हैं और फैजाबाद सीट है वो 2 जिलों को मिलकर बनने वाली एक लोकसभा सीट है। वहाँ के सामाजिक समीकरणों में हम ढांचा टूटने के बाद भी एक बार चुनाव हारे थे। अयोध्या हम नहीं हारे हैं, ये नैरेटिव देश में सेट करने के लिए कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों को अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।